Hi everybody and welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to start with the first war of independence, 1857, and this is for ICC 10th, chapter number 1 of history. In this video, we are going to cover everything according to the syllabus. The causes, that are the political causes, religious and social causes, economic causes, military causes, and then the events, and at last the results. And in results part you have to study the first part, that is end of company's rule. So if I just brief you about the first war of independence, in this the Indian nationalists described the great uprising of 1857 as the first war of independence. Besides the sepoys, millions of Indians took part in the war. यानी इस war में काफी लोगों ने participate करा था and there were many reasons. अब ये reasons हम सब पढ़ने वाले जो कि causes की category में आते हैं. इस war में हिंदूज, मुस्लिम्स, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं देखा कौन से रिलीजियन से है, कौन से स्टेट से है, सब एक साथ इस war में थे. They did not succeed in their mission, but the events of 1857 continue to inspire Indians in their struggle against the British Raj. यानी ब्रिटिश राज के अगेंस्ट कंटिन्यू करने के लिए, उनके अगेंस्ट रहने के लिए इन्होंने इनको इंस्पायर करा है. ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 में हुआ था, हमारे इंडियन जो है वो नहीं जीत पाए थे अगेंस्ट द ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश काफी पावरफुल था और काफी सारे रीजंस भी थे जो हम पढ़ेंगे आगे जाकर. बट इससे इंस्पायर हो गए थे काफी इंडियंस कि हमें ब्रिटिश को किसी तरीके से अपनी कंट्री से निकालना है. नाउ वी विल स्टार्ट विद पॉलिटिकल कॉजेस, द फर्स्ट पार्ट बीइंग एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियंस. तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में. यू हैव टू लर्न द डेट्स अलॉन्ग विद द नेम ऑफ वॉर. सो ये जो बैटल ऑफ प्लासी था वो 1757 में हुआ था और इस वजह से जो बंगाल है वो भी ब्रिटिश के अंडर आ गया था. So Britishers did this rapid expansion of their territories in India by means of different methods. अलग अलग methods यूज हुए थे. मैं आपको बताऊंगी कौन से methods यूज हुए थे. The first method is system of subsidiary alliance. अभी जो subsidiary alliance है वो लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट करा था. ओके And he implied the subordination of Indian princes to the British company in their external relations. And yes, Lord Wellesley was the Governor General from 1798 to 1805. Now the Indian rulers who entered into a subsidiary alliance, उनको क्या क्या conditions मानने थे? They were required to keep the British army at the capitals of this state. यानी जो ये इंडियन किंग्स के कैपिटल्स थे वहां पर इनको क्या रखना था? ब्रिटिश आर्मी को रखना था. You can open your textbook also and refer to the lines. I'll be just summarizing everything. I'll be explaining you line to line, but you need to take your book also. क्योंकि इतना सारा मैं लिख नहीं सकती पूरा. Then part B, they were to give either money or some part of their territory to the company for the maintenance of British troops. या तो उनको अपना मनी देना था या तो कुछ टेरिटरी. इन दोनों में से उनके पास ये ऑप्शन था कि या तो मनी दे या तो अपनी कोई सी भी टेरिटरी दे दे. ठीक है, ये किस लिए था? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप्स. एंड जो सी पार्ट है, सी पार्ट में ये था, दे वर टू टर्न आउट फ्रॉम देयर स्टेट्स ऑल नॉन इंग्लिश यूरोपियंस वेदर दे वर एम्प्लॉयड इन द आर्मी और इन द सिविल सर्विस. यानी जो नॉन इंग्लिश यूरोपियंस थे उन्होंने बोला उन सबको बाहर निकाल दिया जाए. ठीक है, चाहे वो एम्प्लॉयड है, चाहे वो आर्मी में एम्प्लॉयड है, चाहे वो सिविल सर्विसेज में है, तब भी उनको सबको निकाल दिया जाए. Right? And D part is they had to keep a British official called resident. एक ब्रिटिश ऑफिशियल को उनको रखना था जिसका नाम हम क्या रखते हैं? रेजिडेंट रखते हैं at capitals of their respective states. तो ये सारी कंपल्शन थी. ये 4 पॉइंट्स आप अच्छे से लर्न कर लेना. एंड एक और चीज, जो ये रेजिडेंट थे ये ही दूसरे स्टेट्स के साथ डील करते थे. ठीक है, मतलब जैसे कि अगर किंग को किसी स्टेट के साथ डील करना है, सपोज ये हमारा महाराष्ट्र हो गया है, यहाँ के किंग को डील करना है, मे बी मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे, तमिलनाडु के किंग के साथ, तो ये किसके थ्रू करेगा? ये रेजिडेंट के थ्रू करेगा. रेजिडेंट इज द पर्सन हु विल कम्युनिकेट एवरीथिंग with the other states king, okay, or other states resident. Now the states brought under British control by means of subsidiary alliance include, ध्यान से आप इसको लर्न कर लीजिए, हैदराबाद, मैसूर,
Lucknow, and Pune. These were the states which were brought under British control by means of subsidiary alliance. All right. And by this method, the rulers of India were reduced to the position of a puppet. Now, second part is Doctrine of Lapse. Dalhousie was the Governor General of India from 1846 to 1856. Okay. और इस डॉक्ट्राइन में क्या था? I'll tell you. The doctrine meant that when a ruler of dependent state died without a natural heir, the state passed back to the English company. अगर मैं अच्छे से आपको बताऊं तो इसमें क्या होता था कि जो रूलर है अगर वो बिना मेल हेयर के मर जाए, ठीक है, उसका अपना बच्चा कोई ना हो, तो क्या होता है, वो जो स्टेट है वो इंग्लिश कंपनी पे चली जाती है. ठीक है. अगर ये कोई किंग है, ठीक है, इसका कोई सन नहीं था, कोई हेयर नहीं है, और ये ऐसे ही मर गया, ही डाइड, तो इसकी जितना जो भी स्टेट है, इसका जितना भी टेरिटरी है, ये सारा किसको मिल जाएगा? इंग्लिश कंपनी को. These were the prominent states who fall victim to the doctrine: सतारा, झांसी एंड नागपुर. एंड एक और छोटी सी जो आपको एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, क्या था, जो रूलर ऑफ झांसी थे वो 1853 में उनकी डेथ हो गई थी और उनपे कोई चाइल्ड नहीं था. तो जो रानी थी वो पेंशन हो गई, मतलब रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनको पेंशन कर दिया था. उनका जो एडॉप्टेड सन है, ठीक है, उस टाइम नाम क्या था उसका? आनंद राव, was not recognized as a lawful successor to the throne, यानी इनको थ्रोन देने से मना कर दिया क्योंकि ये adopted son था. And it was written in Doctrine of Lapse that the natural heir will be given the state. In case that's not a natural heir, the state will pass back to the English company. So यहाँ पर भी वही था, ये adopted son थे तो इनको नहीं मिल सकती थी. And that was the reason why Rani Lakshmi Bai was very angry with the Britishers. आपको पता होगा, आपने सुन रखा है किस तरीके से एक उनके बीच में भी फाइट हुई थी, जिसमें कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत ब्रेवरी के साथ उन्होंने लड़ी थी काफी ब्रिटिश के साथ. नाउ आई विल स्टार्ट विद एनेक्सेशन ऑफ अवध. ऑन 7 February 1856, नवाब वाजिद अली शाह वाज डिपोज्ड ऑन ग्राउंड्स दैट अवध वाज नॉट बीइंग मैनेज्ड वेल. जो ये हमारे नवाब वाजिद अली शाह है, ब्रिटिशर्स ने बोला कि तुम अच्छे से अवध को नहीं संभाल रहे हो, अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हो. On February 13, the Court of Directors ordered Awadh's complete annexation to the company's dominions. The annexation of Awadh was certainly a case of high-handedness on the part of the company. क्योंकि अवध इन्होंने ब्रिटिशर्स ने ऐसे करके अवध में कॉन्क्वेस्ट करा जो कि बिल्कुल सही नहीं है. The British seem to have broken all their pledges and promises to the ruling chiefs. इस वजह से क्या हुआ, जो सोल्जर्स थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, they were very angry. Even among the talukdars or zamindars of Awadh, there was widespread dissatisfaction because the British had confiscated their estates. Awadh played a major role in the war of 1857. यहाँ पर जितने भी तालुकदार थे, जितने जमींदार थे, उनको भी बहुत गुस्सा आया जिस तरीके से उनकी जो लैंड है, उनके एस्टेट्स है, वो ले ली गई थी. किसने ली? ब्रिटिश ने ही ली. ठीक है. तो ये कॉन्क्वेस्ट करने के बाद और फिर ये तालुकदार और जमींदार के साथ ऐसे करने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज था फॉर रिवॉल्ट ऑफ 1857. This courtesy to Mughal Emperor. The Mughal Emperor Bahadur Shah had in those days a name or a title only. In fact, he was not at all powerful. ये बहादुर शाह जो उनका नाम था, हाँ, ये बहादुर नहीं थे. He was not powerful. But even that was devalued when Lord Dalhousie announced that on the death of the king, his successor would have to leave the imperial palace. Lord Dalhousie ने बोला कि इस किंग की डेथ के बाद उनका जो सक्सेसर है उनको पैलेस छोड़ना पड़ेगा. यानी हम रेड फोर्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है, रेड फोर्ट छोड़ना पड़ेगा इनके सक्सेसर को. एंड लेटर इन 1856, लॉर्ड कैनिंग made it known that Bahadur Shah's successor would not be allowed to use the imperial title, that is the title of the king.
लॉर्ड कैनिंग ने भी बोल दिया था 1856 में कि जो बहादुर शाह के जो सक्सेसर है उनके लिए ये जो इंपीरियल टाइटल है किंग का, ये नहीं अलाउ होगा, ठीक है। सच अ डिसकर्टेसी टू द मुगल एम्परर हर्ट पीपल सेंटिमेंट्स कंसिडरेबली। इस वजह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, किस तरीके से इन्होंने इंपीरियल टाइटल नहीं लगाने दिया इन मुगल बादशाहों को, इन एम्परर्स को, ठीक है। और इस वजह से भी काफी लोग गुस्सा हुए और काफी प्रॉब्लम भी आई लोगों को, क्योंकि इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं वो मुगल एम्परर को। ये सेकंड पॉइंट था। ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू नाना साहिब। डलहौजी ने साफ मना कर दिया था कि हम नहीं देने वाले पेंशन नाना साहिब को। नाना साहिब कौन थे? ही वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ एक्स पेशवा बाजीराव टू, ठीक है। उन्होंने बोला नहीं, इनके सन थे अडॉप्टेड सन, कि डलहौजी ने बोल दिया था कि नहीं देने वाले हम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मैंने आपको बता दिया सब कुछ। तो पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन को नाना साहिब को पेंशन नहीं दे रहे थे, जिससे हिंदू भी बहुत गुस्सा हुए थे और नाना साहिब भी। It is said that Nana Sahib had inherited the enormous wealth from the ex-Peshwa. He spent that money in sending emissaries to different parts of the country and instigating revolt everywhere. तो ये बोला जाता है कि नाना साहिब ने काफी ज्यादा वेल्थ जो है वो एक्स पेशवा से ले रखी थी, और ये मनी कहाँ लगाते थे कि यहाँ से काफी एमिसरीज को दूसरे कंट्रीज में भेजने के लिए, ठीक है, एक तरीके से माइग्रेशन करने के लिए और रिवॉल्ट के लिए बढ़ाने के लिए, कि हाँ अब ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवॉल्ट करना है, तो एक तरीके से उनको इकट्ठा करने के लिए, उनको कलेक्ट करने के लिए। फोर्थ पॉइंट इज अनपॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन। There were several reasons which made British administration highly unpopular. First है, people found themselves out of place with the English laws and English language. The British officials had no knowledge of the manners, customs and habits of the people. Second, Indians were being excluded from all high offices in the army as well as administration. Third, the British officials had great contempt for the Indians. तो ये अब अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक बार समराइज कर देती हूँ। पहला ये था कि जो लोग थे वो देख रहे थे कि जो इंग्लिश लॉज है, इनकी इंग्लिश लैंग्वेज है, जो ब्रिटिश है उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है मैनर्स का, कस्टम्स का और हैबिट्स का। पता है ब्रिटिश बहुत गंदी तरीके से दे वर इल ट्रीटिंग इंडियंस को हाई ऑफिसेस या आर्मी में सूबेदार से ऊपर बढ़ना ही नहीं देते थे, चाहे वो कितना कैपेबल हो। थर्ड, ब्रिटिश जो थे वो हमेशा इंसल्ट करते थे इंडियंस की। तुमने देखा होगा किस तरीके से टाइटल्स लगाने नहीं थे मुगल एम्परर को। एंड द लास्ट वन, द वेग एंड फ्लोटिंग र्यूमर्स। They were rumors that the days of the company's rule in India were numbered. People believed that British came to power in 1757 and their rule would come to an end in 1857. अब ये लगा कि जो ब्रिटिश रूल है वो जल्दी खत्म होने वाला है, 1857 तक खत्म हो जाएगा आफ्टर द रिवोल्ट, बट ये ट्रू नहीं था। फॉर दिस रिवोल्ट दे नीड कोऑपरेशन, दे नीडेड अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज जो कि फेल हो गई थी, राइट। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर. Second part will be on religious and social causes. Alright, we have covered political causes. We'll be moving on to social causes and then next video on economic and so on. I'll complete this video. I don't want to make it very long. It becomes very boring. Thank you for watching this video. Have a good day. All the best.